ठीक है, चलिए। तो पीवी का पावर के इज इक्वल टू किसी भी प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, तो 1 से 2 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो के की वैल्यू अगर 0 डालोगे तो पी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, इसलिए के की वैल्यू यहाँ पे 0 है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर में के की वैल्यू 0 है। वही कांस्टेंट वॉल्यूम में मैंने क्या बोला कि के जब स्लोप है तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, ये भी स्लोप है। तो जब थीटा की वैल्यू इस केस में एक्स एक्सिस से ये इस केस में थीटा की वैल्यू क्या है, 0। इस केस में थीटा की वैल्यू 0 है। अच्छा, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो स्लोप क्या होगा, टेन 90 इक्वल टू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। इसलिए यहाँ पे के की वैल्यू इंफिनिटी। ठीक है, के की वैल्यू इंफिनिटी। अब 1 से 3 क्या है, 1 से 3, अब एक चीज याद रखिएगा, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कितने टाइम्स गामा टाइम्स जो है आपका एडियाबेटिक अधिक होता है। इसको मैं पढ़ाया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि गामा टाइम्स एडियाबेटिक का स्लोप आइसोथर्मल से अधिक है। इसीलिए 1 से 3 किसका स्लोप अधिक है, ध्यान दो, किसका स्लोप अधिक है आपका। आपको अगर देखेंगे निगेटिव स्लोप के बारे में बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे देखो इसका स्लोप जो है अधिक है। ठीक है, ऐसे ऐसे हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, बट निगेटिव एक्सिस का बोलेंगे कि इसका स्लोप अधिक है। तो टेंजेंट ये देखो स्लोप, अगर थीटा नेगेटिव डायरेक्शन देखेंगे तो स्लोप इसका अधिक है। तो ये वाला जो है 1 से 3 वाला हो जाएगा आइसोथर्मल, क्योंकि उसका स्लोप क्या है, कम। आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक, जो ज्यादा ऐसा उठा रहेगा और इस तरीके से और एक ऐसा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये, ठीक है, ये नेगेटिव थीटा वाला है। ठीक है, स्लोप कोई दिक्कत नहीं, माइनस हटा दोगे तो वैसे भी आपका, माइनस हटा दोगे तो ये थीटा ले सकते हैं इसको। तो ये है आपका ये। ठीक है, तो किसका स्लोप आपको दिख रहा है अधिक, देखो ये वाला, ये 2 है यहाँ पे। अच्छा, इसको ऐसे बना देता हूं, चलो, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा, देखो मान लेते हैं ये वाला एक है 1 से 2, और इसको ले लेते हैं 3 से लेके 4 प्रोसेस। तो कौन सा किसका, जिसका देखो जिसका ज्यादा ऐसे उठा रहेगा वो होगा एडियाबेटिक। ठीक है, ये होगा एडियाबेटिक। देखो इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट, इस पॉइंट पे इसका टेंजेंट, ये ले थीटा 1 और ये वाला थीटा, दिख रहा है कि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। इसका मतलब कि थोड़ा सा क्लियर व्यू दिखा दे रहा हूं। रुक जाओ, ठीक है, अब देखते हैं 1, ये ले लेते हैं 1 से लेके 2 तक ये प्रोसेस, और ये 3 से लेके 4 तक ये वाला प्रोसेस। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ले लेते हैं। इसका टेंजेंट ऐसा, तो ये ले लेंगे थीटा 1, इसका टेंजेंट ऐसा, तो ये ले लेंगे थीटा 2। पूरा टोटल ये थीटा 2, ये थीटा 1, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो हम बोलेंगे कि 3 से 4 क्या है, 3 से 4 वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस जगह पे, इस कंडीशन में। ठीक है, यहाँ से 3 से 4 क्या है, एडियाबेटिक, और 1 से लेके 2 जो है वह आइसोथर्मल, क्योंकि थीटा की वैल्यू एडियाबेटिक की अधिक है। थीटा की वैल्यू
value of theta is more for adiabatic than isothermal। ठीक है, तो इसको अलग से नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिए। बाकी 1 से 3 इसमें 1 से 3 यहाँ क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो इसको पता है कि पीवी का पावर कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल के लिए के की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, अब चौथा पॉइंट यहां लिख दे रहा हूं, 1 से लेके 4 ये डायरेक्टली एडियाबेटिक होगा क्योंकि इसका अधिक है। और यहाँ पे के की वैल्यू कितनी, ये क्या होता है, पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो के की वैल्यू यहाँ क्या होगी, गामा के बराबर। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पीवी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे के की वैल्यू 1 और यहाँ पे पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे के की वैल्यू गामा। ठीक है, के की वैल्यू गामा, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यही इसी डायग्राम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जा रही हैं कि हाँ उसमें के की वैल्यू क्या है, स्लोप, के स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम। स्लोप ऑफ एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, कितने टाइम्स अधिक है, गामा टाइम्स अधिक है। ठीक है, थीटा जिसकी ज्यादा होगी, थीटा उसकी जिसकी ज्यादा होगी, थीटा इज मोर फॉर एडियाबेटिक देन आइसोथर्मल। देखो जिसकी थीटा ज्यादा है मतलब ये 3 से 4 एडियाबेटिक है और 1 से 2 आइसोथर्मल। ठीक है, तो इस चीज को नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको 1 मान लूं, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इसको मान लेते हैं 5। ठीक, तो ये क्या है आपका कंप्रेशन, ये वाला कौन सा हो जाएगा, कंप्रेशन का। तो कंप्रेशन में देखेंगे कि 1 से 2 हो रहा है। ठीक है, 1 से 2 क्या है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा दे रहा हूँ, ये वाला कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये वाला देखो स्लोप किसका ज्यादा है, इसका है। ठीक है, स्लोप किसका ज्यादा है, इसका, मतलब ये वाला एडियाबेटिक होगा, पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये वाला पीवी इज इक्वल टू सी वाला, मतलब ये आइसोथर्मल, ये एडियाबेटिक, ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसको डायग्राम को बना लीजिए, तब आप लोग को क्लियर पता रहे।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वर्क के बारे में। हीट एंड वर्क, एनर्जी इंटरेक्शंस, मतलब वो देखेंगे हीट एंड वर्क के बारे में। ठीक है, इसमें भी कुछ बहुत सारा डीप नहीं जाना है अपने को, बट इतना जरूर है कि थोड़ा सा बेसिक चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हीट और वर्क में पहले मैं आपको बता देता हूं कि साइन कन्वेंशन में देखेंगे कि अगर कोई सिस्टम है, कन्वेंशन पहले पढ़ लेते हैं कि कोई सिस्टम दिया है। सिस्टम आपको पहले से पता है कि सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में बता चुके हैं। अगर इसमें हीट क्या होगा, हीट दिया जाएगा। ठीक है, तो इफ हीट एडेड टू द सिस्टम, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। हीट एडेड टू द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और हीट रिजेक्टेड टू द सिस्टम, अगर हीट यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, और ये हीट होगा ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, ये क्या होगा, निगेटिव, निगेटिव साइन लेना है। ठीक है, तो हीट अगर बाहर जाएगा, मतलब हीट बाहर की तरफ जाएगा तो सिस्टम से, तो क्या होगा, निगेटिव होगा। और हीट अगर इसकी सिस्टम के अंदर डालेंगे तो हीट एडेड टू द सिस्टम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा। अब यहां से हम देखेंगे, ये हो गया मेरा हीट का कन्वेंशन। ये किसके लिए था, हीट के लिए था। और हीट क्या होता है, हीट इज द एनर्जी of system when there is change in temperature, energy possessed by a system। ठीक है, हीट क्या है, एनर्जी possessed by a system when there is change in temperature। मतलब अगर कभी भी तापमान में, कभी भी टेम्परेचर में चेंज आए, तो उस वक्त समझ जाइए कि हीट या तो ऐड हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तापमान में अगर अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, हम बोलेंगे इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, बट ये डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी पे। हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक आध प्रोसेस ऐसा है जहां पे आपका हीट रिजेक्ट भी हो रहा है, तब भी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जनरल केस में क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टी का वैल्यू अगर बढ़ता है टेम्परेचर, तो क्या होता है कि हीट आपको ऐड हो रहा है। और हीट रिजेक्ट कब हो रहा है, जब आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। जनरल केस ये है। ठीक है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, एक आध कंडीशन है ऐसा स्पेशल, बट वहां पे हम लोग इसलिए इसको डायरेक्टली हम लोग नहीं लिखेंगे कि हाँ इंक्रीज हो रहा है। तो ये बस ये बोलेंगे कि एनर्जी पॉजेस्ड बाय ए सिस्टम व्हेन देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो हीट एडेड टू द सिस्टम और हीट रिजेक्टेड टू द बाय द सिस्टम नेगेटिव होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं हम लोग कि वर्क का कन्वेंशन देख लेते हैं। वर्क का कन्वेंशन देख लेते हैं। कोई सिस्टम है, ठीक है, अगर इसमें वर्क दे रहे हैं, मान लो कि वर्क ये सिस्टम कर रहा है, तब क्या होगा, वर्क पॉजिटिव। ठीक है, अगर इस सिस्टम पे वर्क किया गया, वर्क डन ऑन सिस्टम, ये वर्क डन बाय सिस्टम, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, तो वर्क डन ऑन सिस्टम, जब सिस्टम पे काम किया जाएगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू निगेटिव होगा। इस जगह पे वर्क क्या होगा, निगेटिव, जब सिस्टम पे काम किया जाएगा तो। और वर्क डन बाय द सिस्टम, ये होगा पॉजिटिव। जब वर्क सिस्टम खुद वर्क करेगा तब क्या होगा, पॉजिटिव। तो वर्क इज इक्वल टू
पॉजिटिव कब? जब सिस्टम खुद वर्क करेगा, ठीक है। जब सिस्टम का वर्क होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा, मतलब प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ेंगे हीट के बारे में, फिर उसके बाद वर्क और हीट का कैसा इंटरेक्शन करते हैं। वर्क और हीट का इंटरेक्शन ही हमारा कौन सा है पार्ट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां हम लोग देखेंगे इस बात को। बट अब धीरे करके हम लोग हीट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, चलिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लिए हैं ये वाले को। कुछ भी दिक्कत होगा तो बताइएगा, है ना। हीट, हीट के बारे में मैंने बता दिया, हीट होता है क्यू, इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वह होता है mc डेल टी, ठीक है, जिसमें m क्या होता है, मास इन केजी, डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, क्यू तो खुद एक हीट है ना, और सी जो है स्पेसिफिक। पहले ये देख लेते हैं कि क्यू जो होता है, जैसे कि मान लो Q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास होता है। पहली बात, जितना ज्यादा मास होगा उतना हीट बढ़ेगा, जितना ज्यादा मास होगा उतना हीट बढ़ेगा, इसलिए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M है, और Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल T है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों पे डिपेंड करता है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर, जितना ज्यादा तापमान बढ़ेगा उतना, मतलब ये समझ जाएंगे कि हीट उतना दिया गया है, जितना ज्यादा तापमान। तो इन दोनों को मिला करके क्या आता है आपका, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल T आता है, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लग जाता है जिसका नाम है C डेल T, ठीक है, MC डेल T, ठीक। तो C क्या है, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है ये देख लेते हैं, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या है, Q इज इक्वल टू क्या होता है, MC डेल T है, तो C की वैल्यू क्या होगी, Q बटा M डेल T, ठीक है। ये है स्पेसिफिक हीट। तो C क्या है, C को अगर मैं C को Q के बराबर करना चाहूं तो M की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1, और इसको डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड रखना पड़ेगा, तब जाके ये Q के बराबर होगा, मतलब यूनिट। तो मैं ये बोलूंगा कि स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर of 1 किलोग्राम substance by unit temperature. Specific heat is the heat required to increase temperature of 1 kg substance by unit temperature, ठीक है। मतलब कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो 1 किलो का कोई हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी 1 किलो का सब्सटेंस है, उसको अगर हम इतना हीट दिए जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़े, 1 डिग्री तापमान बढ़े, तो वो जो हीट रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, कितना, बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 1 किलो का कोई भी बॉडी है, अगर उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा हमको, वही चीज क्या है, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ 1 kg सब्सटेंस बाय यूनिट टेम्परेचर, मतलब यूनिट टेम्परेचर या फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ताकि आप लोग को थोड़ा सा
क्लियर रहे कि क्या है। देखो सी क्यू के बराबर कब होगा, जब ये 1 kg और 1, तो इसलिए यहां से डेफिनेशन बन के आया। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट हो गया। एक्चुअली स्पेसिफिक हीट क्या चीज है? स्पेसिफिक हीट इज द हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी। मतलब जिसकी जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट, वह उतना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, उतना ज्यादा हीट को अपने ऊपर ले सकता है। ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट, उतना ज्यादा ये क्या कर सकता है, उतना ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें होता है 2 प्रकार का स्पेसिफिक हीट होता है। एक तो होता है आपका सीपी और एक होता है सीवी, स्पेसिफिक हीट सी। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी क्यू बटा एम डेल टी और सीवी भी क्यू बटा एम डेल टी हो जाएगा। ठीक है, सी की वैल्यू है सीपी सीवी, बस अंतर यही रहेगा कि क्यू की वैल्यू में आपको क्या रखना है। ठीक है, और सी सी अब देखो इसको क्या होता है, तो सी जो है, सी की वैल्यू, किसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, इसका सीपी और सीवी का भी यही होगा। ठीक है, यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन, ये है आपका यूनिट सी का। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें किलो जूल पर केजी केल्विन, मोल के टर्म्स में रहेगा तो अलग चीज है, मोल वाला अलग कहानी है, बट किलो जूल पर केजी केल्विन में। ठीक है, क्यू इज इन, क्यू किस में रहेगा, किलो जूल में रहेगा। ठीक है, क्यू किलो जूल में रहेगा, एम मास केजी में, और डेल्टा टी जो है केल्विन में। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए जल्दी से। यहाँ पे देख रहे हैं कि किलो जूल पर केजी केल्विन किसका यूनिट है, स्पेसिफिक हीट का। याद रखिए इस चीज को। अब यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज हैं इसके, वो मैं बता देता हूं कि Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू होता है आर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, Cp माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या होता है, आर। और Cp बाय सीवी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट होता है। Cp बाय सीवी किसके बराबर होता है, गामा के बराबर। ठीक है, गामा गामा के बराबर होता है Cp बाय सीवी, और Cp माइनस सीवी होता है आर के बराबर। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि यहां से आप क्या निकालोगे, Cp इज इक्वल टू गामा सीवी होगा। इसको फिर पुट करेंगे इस पे तो क्या हो जाएगा, गामा सीवी माइनस सीवी, एक फॉर्मूला निकल के आएगा सीवी का, तो सीवी इज इक्वल टू आर बटा गामा माइनस 1। एक फॉर्मूला ये निकला, नोट डाउन करते रहिएगा, पूरा नोट्स काम आने वाला है आपके। ठीक है, तो सीवी का फॉर्मूला ये हो गया। अब मैं बोल सकता हूँ सीपी इज इक्वल टू क्या है, गामा आर बटा गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला। ठीक है, दोनों पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। सीपी और सीवी का फॉर्मूला, सीपी बाय सीवी ये होता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। ठीक है, यहां से निकला सीपी इज इक्वल टू गामा सीवी, इसको पुट किया इसमें, तो देखो गामा सीवी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीवी कॉमन तो गामा माइनस 1 आर बटा गामा माइनस 1, तो ये एक फॉर्मूला बन गया, और सीपी का फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए।
और आर की जो वैल्यू है, आर भी जो है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन होता है ये एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पे इस मास वाले में किलो जूल पर केजी केल्विन लिख सकते हैं। ठीक है, जब मोल के टर्म में होगा तब अलग, इस जगह पे। तो इसको नोट कर लिए होंगे। ये मेरा हो गया हीट के बारे में, थोड़ा सा स्पेसिफिक हीट देख लिए हम लोग, इसको देख लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। वर्क और हीट के बारे में थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं, इसको नोट डाउन कर लिए। चलिए हटा रहा हूं इसको। वर्क और हीट के बारे में देखेंगे, है ना। पॉइंट्स वर्क और हीट के बारे में, ठीक है। पहला, हीट आर पाथ फंक्शन। दूसरा पाथ फंक्शन है ये वर्क एंड हीट क्रॉसेस द बाउंड्री। तीसरा बोलेंगे कि वर्क एंड हीट आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे देखा गया कि कोई प्रोसेस है यहां से यहां, ठीक है, 1 से लेके 2 तक। ठीक, तो इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि वर्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी तो हीट के बारे में थोड़ा देख लिए हैं, वर्क के बारे में पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे हल्का सा बता देता हूँ। वर्क वर्क क्या है, वर्क को एक बार आप लोग देख लीजिए कि वर्क क्या है। वर्क जो है कर्व में एरिया अंडर द पीवी कर्व होता है वर्क, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो जैसे 1 से लेके 2 प्रोसेस है, तो ये जो है ये नीचे एरिया अंडर द कर्व, ये क्या है, वर्क ऑफ 1 से 2 क्या है, ये वाला एरिया है। ठीक है, वर्क क्या है, एरिया अंडर द पीवी कर्व। पीवी कर्व में जो भी एरिया रहेगा कर्व के नीचे वो रहेगा। ठीक है, अब मैं बोलूं कि अगर एक दूसरा पाथ आया यहां से यहां, ठीक है, 1 2 तो सेम है, लेकिन दूसरा पाथ आया, अब इसका 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 एरिया इसके नीचे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये बोलेंगे कि W12 इज नॉट इक्वल टू W, देखो 1 2 ये वाला और इसके इक्वल नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। इसको मैं इधर इधर से ले जा रहा हूं, चलो ठीक है। तो W21 इस पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब इसलिए क्या है ये पाथ फंक्शन, इसीलिए क्या है ये पाथ फंक्शन, सिर्फ पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ये इस रास्ते से गया है बट ये इस रास्ते से गया है, तो ये 1 और 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है। वर्क किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वर्क जो है पाथ फंक्शन। ठीक है,
तो ये वाली सब चीजें मैं अभी आगे बताऊंगा आपको, वर्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग अभी पूरा डिटेल अभी देखेंगे। तो बट अभी वर्क वाला अभी सिस्टम अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो उधर वाला लिख लिए हैं, तो अभी मैं वर्क पे चल रहा हूँ। ये पॉइंट्स को आप नोट डाउन करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो चलिए, वर्क फॉर क्लोज्ड सिस्टम मतलब नॉन फ्लो प्रोसेस। वर्क फॉर क्लोज सिस्टम नॉन फ्लो प्रोसेस, ठीक है। क्लोज देखो, ओपन सिस्टम होता है वह फ्लो प्रोसेस होता है, मतलब उसमें मास क्या है, अंदर गया और बाहर निकला। क्लोज सिस्टम में क्या है, फिक्स्ड मास का रहता है, मास उसमें फिक्स्ड रहेगा, मास फिक्स्ड रहेगा। ये सब बातें कर चुके हैं। तो वर्क देखेंगे, जो वर्क फॉर नॉन फ्लो प्रोसेस होता है, देख लेते हैं एक बार। समझना इंपॉर्टेंट है। ये है पिस्टन, यहाँ पे क्या है अंदर में, जानते होंगे कि सिलेंडर पिस्टन में ये पिस्टन है ये वाला, ठीक है। ये क्या है मेरा पिस्टन, ये पिस्टन है, और ये अंदर क्या है, गैस है। तो गैस क्या करेगा, इस पे दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा, इस पे प्रेशर डालता है, ठीक है। प्रेशर डाला, अगर इसका एरिया क्या है, पिस्टन का एरिया क्या है, ए के बराबर है, ठीक है। तो इस प्रेशर के वजह से क्या होगा कि ये कहीं यहाँ पे आ गया, पिस्टन कहाँ आ गया, इस जगह पे, ठीक है। तो ये जो दूरी है ये हमारा डेल एक्स दूरी होगा। डेल एक्स एक्सपांड कर रहा है यहाँ पे, गैस गैस के द्वारा इसको धक्का मार के क्या किया जा रहा है, एक्सपांड किया जा रहा है, ठीक है। एक्सपांशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ। तो मैं बोलूंगा कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। तो जो फोर्स है वो क्या होगा, P इंटू एरिया, ठीक है। और वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स क्या है, पी ए मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ, डेल एक्स, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर ये छोटा वर्क है, क्योंकि डेल एक्स है तो ये छोटा वर्क होगा। देखो डेल एक्स मतलब थोड़ा सा बस डिस्प्लेस हुआ है, तो थोड़ा सा वर्क हुआ है, इसका मतलब डी डब्ल्यू ले लेंगे इसको, वर्क को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू। अब देखो एरिया इंटू डेल एक्स क्या होगा, ये डेल वी होगा, चेंज वॉल्यूम, ठीक है। एरिया गुणित लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वही चीज है यहाँ। तो इसको लिख लेंगे, इसको डेरिवेशन सीखने का जरूरत नहीं है, बस आपके लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा था। अब अगर टोटल वर्क निकालना है, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल वी हो गया, तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा पी डी वी, इसको डीवी लिख लेते हैं, छोटा वर्क है ना, इसको डी लेते हैं, छोटा वर्क मतलब डीएक्स। तो पी डी वी हो गया, तो वर्क इज इक्वल टू पी डी वी, ये आएगा आपका फाइनल। तो मैं बोलूंगा कि वर्क इज इक्वल टू पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी किसके लिए है ये, फॉर क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, फॉर एनी प्रोसेस लिख सकते हैं, फॉर क्लोज सिस्टम, फॉर एनी फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस लिख लो, क्योंकि रिवर्सिबल पे ही ये काम कर रहा है। तो ये आप फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, आपसे पूछा वर्क फॉर क्लोज सिस्टम क्या होगा, ये होगा। अब पहला देखेंगे हम लोग, पहला प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, ये सब चीज होता है ना। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब कि डीवी की वैल्यू क्या होगी, मतलब V1 इज इक्वल टू V2 होगी। अगर एक प्रोसेस के लिए देखूंगा तो V1 इज इक्वल टू V2 मतलब dV की वैल्यू V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 0, तो मैं बोलूंगा कि वर्क इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क क्या हो जाएगी, 0। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क जो है 0 हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए, कांस्टेंट प्रेशर के लिए प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 है ना, बट वॉल्यूम तो अलग है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रेशर P1 इज इक्वल टू P2 है, तो वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपका V1 से लेके V2, और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, dV बोलेंगे। इसको आगे बनाओगे तो P अंदर V1 V2 dV अंदर, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, P V2 माइनस V1, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या आ जाएगा, वर्क P V2 माइनस V1, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको, मतलब ये डेरिवेशन से मतलब नहीं है, आपको इस फॉर्मूले से मतलब है, इसको इस फॉर्मूले से मतलब जो टिक लगा है ना उसको याद रखना है, ठीक है। यहाँ आपको पूरा डिटेल बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना है आप लोग को समझाना पड़ेगा मुझे कि हाँ भाई कहाँ से आ रहा है। अगर ये चीज समझ जाओगे तो याद कम से कम रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो वर्क क्या हो गया, P V2 माइनस V1, यहाँ पे इसके लिए वर्क 0। कांस्टेंट वॉल्यूम में अगर आपको पूछेगा कि वर्क कितना होगा तो 0, क्योंकि वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। और कांस्टेंट प्रेशर में W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1, या फिर इसको हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे W इज इक्वल टू होता है P डेल V। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। P डेल V प्रोसेस, तो P dV जो है हमेशा किसके लिए होगा, कांस्टेंट प्रेशर के लिए होगा। तो कभी ये मत लिख देना कि P dV जो है सबके लिए है, इंटीग्रेशन ऑफ P dV होता है, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको मैं हटाऊं मिटाऊं, चलिए अब देखेंगे थर्ड नंबर, आइसो थर्मल प्रोसेस के लिए, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट या फिर पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये दोनों होता है आइसोथर्मल प्रोसेस से। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, डेरिवेशन वाला चीज यहाँ पे नहीं इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली आपको मैं लिख के दे रहा हूं कि यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में जो आपका वर्क होगा वो होता है P1 V1 इक्वल टू ln V2 बाय V1, याद रखिए। ln क्या है, नेचुरल लॉग, ठीक है। P1 V1 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मूला बहुत पूछता रहता है, ठीक है। अब आपको पता है कि आइसोथर्मल में क्या होगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी होता है ना। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, PV इक्वल टू MRT होता है। तो मैं लिख सकता हूँ P1 V1 इक्वल टू MR T1 भी लिख सकता हूँ, और P2 V2 को क्या लिख सकता हूँ, MR T2 भी लिख सकता हूँ। तो फॉर्मूला बहुत सारा चेंज हो जाएगा। अब ये भी कह सकते हैं, यहां से एक चीज और आ सकता है कि P1 V1 इक्वल टू P2 V2, तो V2 बाय V1 इक्वल टू P1 बाय P2, ये भी आता है आपका आइसोथर्मल में। बहुत सारा फॉर्मूला चेंज हो सकता है, ध्यान देना है इस चीज को। P1 V1 इक्वल टू P2 V2,
इसमें आइसोथर्मल में। तो पीवी इक्वल टू एमआरटी, यहाँ से भी आपका ये सब निकल रहा है। तो P1 V1 के जगह पे और V2 V1 के जगह पे क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। P1 V1 की जगह ये लिख सकते हो, ठीक है। P1 V1 की जगह ये भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला कौन कौन सा इसमें चेंज आ सकता है? P1 V1 की जगह लिख सकता हूँ P1 V1 ln P1 बाय P2। प्रेशर के टर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है। वर्क, आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। P1 V1 की जगह क्या लिख सकते हो, P2 V2 भी लिख सकते हो। P1 V1 की जगह क्या लिख सकते हो, MRT1 भी लिख सकते हो। जब P2 V2 लिखोगे यहाँ पे तो MRT2 भी लिख सकते हो। तो फॉर्मूला चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप चेंज कर लीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा कि हाँ ये है, ये है, ये और ये, ठीक है। एक फॉर्मूला याद रखना है, उस पर चेंज कर सकते हो। V2 बाई V1 को लिख सकते हैं हम लोग P1 बाई P2, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क है, वर्क ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का हो गया हमारा पास वर्क डन ऑन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क है ना, वर्क ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये क्या होता है, पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू सी, ठीक है। तो यहाँ जो डायरेक्ट वर्क आएगा वो आपका वर्क इज इक्वल टू होगा P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1, याद रखिए, ठीक है। आइडियल गैस के लिए क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू MR P1 लिख सकते हो, और P2 V2 इज इक्वल टू क्या होगा, MR P2 लिख सकते हो। तो इसको आप और आगे क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू P1 V1 को क्या लिख सकते हैं, MR T1 माइनस MR T2 बटा गामा माइनस 1। तो वर्क लिख सकते हैं MR कॉमन T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1। ये भी आपका एक फॉर्मूला बन के आता है। तो एक तो ये वर्क है और एक ये, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिए कि एडियाबेटिक वर्क में होगा P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1, और यहाँ पे MR T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है, एडियाबेटिक वर्क में। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला ही है। जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखेंगे वहां पे क्या है कि इन सबको पुटअप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन ये किस चीज के लिए है, फॉर द क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस। किसके लिए, क्लोज्ड सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। और ये आया कहां से है, ये आया, ये किससे आया है, W इज इक्वल टू, यहां से ये आया है, इससे ये फॉर्मूला निकल के आता है। मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया है, इस फॉर्मूले से आया है, ठीक है। और ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सिस्टम रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, ठीक है। अब एक लास्ट प्रोसेस है जो कि हमारा कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जहां पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में पीवी का पावर n इज इक्वल टू सी। तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जो इसका फॉर्मूला है वही उसका हो जाएगा, बस गामा की जगह n आ जाएगा। तो क्लियर है कि W इज इक्वल टू क्या होगा, P1 V1 माइनस P2 V2 बटा n माइनस 1, या लिख सकता हूं वर्क इज इक्वल टू MR P1 माइनस T2 बटा n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला आ गया, ठीक है। सेम है, बस गामा की जगह n आ जाएगा, गामा की जगह n, ठीक है। तो गामा की जगह यहाँ पे n पुट कर देना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क आ जाएगा, ठीक है। तो और एक चीज और है, n गामा और 1 में, तो याद रखिए कि 1 जो है n बड़ा होगा और गामा, इन तीनों का रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। n हमेशा क्या होगा, n इज लेस देन गामा, गामा से ये छोटा रहेगा, ठीक है।
पॉलीट्रॉपिक वाला जो n है वो गामा से छोटा रहेगा। अब 1 से लेके अगर एयर की बात करूं, एयर के लिए क्या है, गामा इज इक्वल टू 1.4 है। ठीक है, तो एयर के लिए गामा 1.4 है। तो उस जगह n की वैल्यू अगर बोलेंगे, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में लगाएंगे तो n की वैल्यू भी 1.4 ही हो जाएगी, क्योंकि n का मान एक से लेके गामा के बीच में। ठीक है, तो कभी भी सवाल आपसे पूछे तो ये भी एक क्वेश्चन अराइज कर सकता है कि n की वैल्यू जो है गामा और 1 के बीच में होती है। ठीक है, यहाँ आपको जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वह सिर्फ और सिर्फ एग्जाम को एकदम टारगेट लेके है कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है, उसको तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर सिलेबस डिफाइंड है, उसी के अंतर्गत जो है चीजें हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसको कहाँ से आया, क्यों आया, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको मैं एक टेबल में आपको लास्ट में करके दिखा दूंगा, हीट भी पढ़ लेंगे, वर्क भी पढ़ लेंगे, उस वक्त मैं पूरा इकट्ठा एक साथ दिखा दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा फॉर्मूला है। तो सिर्फ एक टेबल पे अभी तक जितना पढ़े हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक पेज में डिफाइंड होगा। अभी जितना पढ़े हैं ना, सारा का सारा फॉर्मूला एक पेज में लिख सकते हो आप लोग, उसको मैं आखिरी में लिखा दूंगा तो आप लोग देख लेना। ठीक है, हो गया, ये सारे के सारे वर्क पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस एडियाबेटिक के सारे हो गए हैं। अब जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। ठीक है, चलिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है कि अगर किसी सिस्टम को अगर कुछ एनर्जी दिया जाए, अगर किसी सिस्टम को कुछ एनर्जी दिया जाता है तो वो एनर्जी बर्बाद नहीं होगी और नहीं डिस्ट्रॉय होगी, खत्म नहीं होगी वो एनर्जी। वो एनर्जी या तो वो सिस्टम अपने काम इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकता है या फिर उसको वर्क के फॉर्म में बाहर निकाल सकता है। दो ही चीज से काम कर सकता है, या तो वह अपनी इंटरनल एनर्जी के रूप में उसको रख ले या फिर क्या करे, वर्क के फॉर्म में दे दे, या दोनों कर सकता है एक साथ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या बोलना चाहेगा हमारे लिए, फर्स्ट ऑफ थर्ड क्या बोलेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ये बताता है हमको। मतलब इनका कहना है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये खत्म नहीं होगा, आइदर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, किसी और फॉर्म में ये जा सकता है, एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होगी। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है, जैसे एग्जांपल लूं, सिस्टम, आपने इसको हीट दिया, क्या दिया, हीट दिया। हीट क्या है, एनर्जी। ठीक है, हीट क्या है, एनर्जी है। आपने हीट दिया सिस्टम को। अब सिस्टम के अंदर क्या है, सिस्टम क्या है, इसकी एक इंटरनल एनर्जी होगी, या तो इस इंटरनल एनर्जी को ये बढ़ाएगा या फिर क्या करेगा, ये वर्क कर देगा। ठीक है, तो ये हीट या तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी या फिर वर्क दे देगा, मतलब सिस्टम वर्क करके निकाल देगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि Q जो है, बढ़ाने का मतलब है du प्लस W। ठीक है, ये जो हीट दिया आपने, उसने क्या किया, इंटरनल एनर्जी को बढ़ाया और वर्क गिव किया, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। तो मैं बोल सकता हूं, और यही इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में जस्ट पढ़ाऊंगा मैं, पहले आप देख लो।
तो यहाँ पे जो Q है वह है हीट एडेड टू द सिस्टम। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। ठीक है, हीट एडेड टू द सिस्टम Q है, और du क्या है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और W क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हीट दिया तो ये एनर्जी है। ठीक है, ये एनर्जी या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा या फिर वर्क देगा या फिर दोनों काम करेगा। ठीक है, तो या तो अगर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो पूरा वर्क दे देगा, अगर इंटरनल एनर्जी जीरो होगी तो पूरा वर्क दे देगा। अगर अगर ये क्या है कि सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगा रहा है तो वर्क जीरो हो जाएगा, वर्क जीरो हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं कोई प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो रहती है और केवल वर्क मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ये कहना है, और इनका एक और कहना है, एक और बात है इनका कहना। पहला तो इन्होंने ये कहा किसी साइकिल के लिए, फॉर ए साइकिल समीशन ऑफ Q इज इक्वल टू समीशन ऑफ W, मतलब फॉर ए साइकिल टोटल वर्क, मतलब टोटल हीट जितना भी देंगे इज इक्वल टू टोटल वर्क। ठीक है, इट इज, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, साइकिल के लिए क्वेश्चन आ सकता है। फॉर ए साइकिल अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पूछेगा तो डेल Q मतलब समीशन ऑफ Q, मतलब जितना भी हीट मिल रहा है सिस्टम को वह जितना वर्क करेगा उसके बराबर हो जाएगा, उसको ऐड करना है, Q को पूरा ऐड करते जाओ, बराबर वर्क को ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये है टोटल हीट इक्वल टू टोटल वर्क फॉर ए साइकिल। ठीक है, इट इज वैलिड फॉर ऑल साइकिल्स। ठीक है, सभी साइकिल के लिए वैलिड है, सभी साइकिल के लिए ये वैलिड है। तो साइकिल का मतलब क्या है, साइकिल का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है कि साइकिल में क्या होता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर सेम, साइकिल का मतलब है। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि मिनिमम टू प्रोसेस आर रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए साइकिल। ठीक है, साइकिल के लिए कम से कम दो प्रोसेस चाहिए। ठीक है, कम से कम दो प्रोसेस चाहिए। ठीक है, अभी मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बीच में भी साइकिल आ गया है तो थोड़ा सा साइकिल के बारे में बता दे रहा हूँ। ठीक है, साइकिल को देखो, एक ऐसा गया 1 से 2, अब यहाँ पहुंचने के लिए आपको क्या होगा, ऐसे आना पड़ेगा। तो यहाँ क्या है, दो प्रोसेस है, दो प्रोसेस वाला साइकिल है, 2 प्रोसेस साइकिल। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। ठीक है, तो 1 से लेके 2, 3। ठीक है, ये 3 प्रोसेस वाला साइकिल है ना, 3 प्रोसेस वाला साइकिल। और 4 प्रोसेस वाला भी साइकिल हो सकता है ना, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। ठीक है, ये 4 प्रोसेस का साइकिल। तो साइकिल इसी को बोलते हैं जहां पे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहे। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम रहे, और कम से कम 2 प्रोसेस चाहिए साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, कम से कम 2 प्रोसेस चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्या क्या समझे कि जितना हीट दिया, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी जितना दिया उस एनर्जी को या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में लगाएगा या फिर वर्क देगा या फिर दोनों काम करेगा।
मतलब Q इज इक्वल टू du प्लस W। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर प्रोसेस के लिए, ठीक है, किसी भी प्रोसेस के लिए आपका ये थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। साइकिल की बात करूं, जब साइकिल का आएगा तो सारा समेशन Q इज इक्वल टू सारा समेशन ऑफ W, ठीक है, मतलब समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W फॉर साइकिल। किसी भी साइकिल के लिए वैलिड है टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। साइकिल के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए। अब बात करेंगे हम लोग एक करके। हीट पढ़ा है, वर्क पढ़ लिया प्रोसेस का, अब इंटरनल एनर्जी क्या है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक्चुअली में इंटरनल एनर्जी बाद में आता है, बट यहाँ पे टोटल एनर्जी होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होती है। बट इंटरनल एनर्जी क्या है, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट मैं बताऊंगा। इसका पहले भी कुछ है थोड़ा सा, उसके बाद ही एक क्वेश्चन आता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ इसको जानना जरूरी है, इंटरनल एनर्जी जानना बहुत जरूरी है। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ क्या है इंटरनल एनर्जी। पहले तो इतने को लिख लो, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। देखो धीरे धीरे स्पीड अप बढ़ते जा रहा है, कोर्स आगे बढ़ रहा है, तो बेहतर है कि आप लोग नोट्स तैयार करें, एक भी दिन मिस ना करें, और जितना है आप लोग नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि अगर, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी लैग हुआ, ठीक है, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, थोड़ा सा भी अगर पीछे पड़ हो गए तो छूट जाएगा ये सब चीज, है ना, क्योंकि सारी चीजें जो है एक साथ बहुत सारी लोड बढ़ जाएंगी आपके ऊपर। शुरू में धीरे धीरे चल रहा है गाड़ी, फिर उसके बाद सडनली ऊपर चलते गए, स्पीड अप बढ़ते जाएगा। चलें आगे। इकट्ठा लोड नहीं होने देना, धीरे धीरे करके बूंद बूंद से क्या होता है, घड़ा भरता है, और समय भी बहुत नहीं है, इसीलिए आपको जितना पढ़ाया जा रहा है सब इंपॉर्टेंट, जितना नोट डाउन करा रहा हूं ना सब क्वेश्चन बन के आएगा, इसीलिए एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एनर्जी के बारे में एक बार देख लेते हैं। यू